नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। अपन ने कल की क्लास में मशीन पढ़े थे, जिसमें हमने मशीन के प्रकार पढ़े थे, स्टैटिक मशीन, डायनामिक मशीन। तो मैंने कहा था कि स्टैटिक मशीन क्या है? ऐसी मशीन जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट होता नहीं, उसे क्या कहते हैं अपन? स्टैटिक मशीन कहते हैं। उसे ही कहते हैं भाई अपन क्या? ट्रांसफार्मर, है ना। तो देखो ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखो पहले, इंट्रोडक्शन देखो, इंडक्शन पर आधारित ट्रांसफार्मर क्या है भाई? इंडक्शन पर आधारित यह एक स्टैटिक मशीन होती है। क्या होती है? यह एक स्टैटिक का मतलब क्या है? स्थिर मशीन होती है। स्टैटिक मशीन होती है जिसमें कोई घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफार्मर क्या है? एक इंडक्शन पर आधारित, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेरण। इंडक्शन पर आधारित यह एक स्टैटिक मशीन होती है जिसमें कोई घूर्णनीय भाग या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। और ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई? ट्रांसफार्मर यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, या शक्ति को क्या करता है? एक सर्किट से अन्य सर्किट में क्या करता है? ये पहुंचाता है। या बोल सकते हैं अपन, यह विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है या स्थानांतरित करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो लिखो यहाँ पे, ट्रांसफार्मर यह विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से, सर्किट का मतलब होता है भाई परिपथ। सर्किट का मतलब क्या है? परिपथ। तो यह विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में या परिपथ बोल दो, दूसरे सर्किट में पहुंचाता है या स्थानांतरित करता है। क्या करता है? में स्थानांतरित करता है। समझ में आया क्या? ट्रांसफार्मर क्या है? एक इंडक्शन पर आधारित एक स्टैटिक मशीन। इसको याद रखो भाई, क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर मशीन कैसी है। तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है। कैसी मशीन है? स्टैटिक मशीन है जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। और इसका काम क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से अन्य स्थान में क्या करती है? पहुंचाती है। उसे क्या कहते हैं अपन? ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो इसका सिद्धांत। अभी भाई कुछ बेसिक बातें लिख लो, फिर अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन इसको। सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या अपन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। या इसको बोलते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पर क्या होता है? ये आधारित होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आया क्या? परिचय, इसका परिचय क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? अब आगे देखो, सिद्धांत है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करता है? ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है ना। एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं भाई अपन। पहला है अपने पास में क्या? वोल्टेज। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है? एक स्थान से अन्य स्थान में क्या करता है? पहुंचाता है। और देखो ट्रांसफार्मर यह
वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन तथा एक समान रखता है और आउटपुट देता है। समझ में आया क्या? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन कर सकता है, या उसको एक समान रख सकता है ना। मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज को घटा भी सकता है, या समान रख सकता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे कि देखो, स्टेप अप में क्या होता है भाई? स्टेप अप में क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर वही हम बात बोल दे स्टेप डाउन में क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। वोल्टेज को क्या करता है? ये घटाता है। और एक क्या है? वोल्टेज को क्या रखता है? समान रखता है। मतलब इनपुट वोल्टेज बराबर क्या है? आउटपुट वोल्टेज। मतलब दोनों में वोल्टेज कैसे समान है? इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं भाई क्या? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। समझ में आया क्या? ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता भी है, वोल्टेज को घटाता भी है, या एक समान रखता है ना, उसे कहते हैं अपन ट्रांसफार्मर। अब देखो भाई, दूसरा बिंदु क्या है अपने पास में? करंट। दूसरा क्या है? करंट। तो करंट का क्या होता है? तो सुनो भाई, यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट क्या होता है? कम होता है। और वोल्टेज को घटाता है तो करंट क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने पर, ध्यान से देखो भाई, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट ऑटोमेटिक घट जाता है भाई। क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑटोमेटिक घट जाता है। तो अपन बोल सकते हैं भाई, यदि हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या दूसरी बात, अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? ये क्या है? वोल्टेज करंट। समझ में आया क्या? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटाता भी है, समान रखता है। और उसके सापेक्ष में करंट क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक परिवर्तित हो रहा है। कहने का मतलब, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा। और वोल्टेज घटाएंगे तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक के? वोल्टेज समझ में आ गया भाई? करंट समझ में आ गया? वोल्टेज हो गया अपने पास में, क्या करंट पढ़ के हो गया। अब देखो भाई, क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति। तो रट्टा मार लो भैया, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है। मतलब समान होती है या स्थिर होती है। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। और देखो भाई, भारत में फ्रीक्वेंसी होती है भाई कितनी? भारत में फ्रीक्वेंसी होती है भाई अपने पास में क्या? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। याद रखो, ट्रांसफार्मर में भैया कांस्टेंट मतलब स्थिर क्या है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कैसी है? स्थिर है ना। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 50 हर्ट्ज है। जैसे कि अगर बोल दे अमेरिका में बोल देता है, तो अमेरिका में कितनी है? अमेरिका में फ्रीक्वेंसी होती है कितनी? 60 हर्ट्ज।
अमेरिका में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60 हर्ट्ज। अब बोलेंगे सर कि यहाँ 60 ज़्यादा है या 50 ज़्यादा है, तो क्या है अभी ऐसे ही चलेगा? देखो एक बात याद रख लो, यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यदि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब समझ रहे हो क्या? यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जो अपने पास में जो उपकरण है उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। मतलब बोल सकते हैं यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर का आकार छोटा होगा। कैसा होगा भाई? छोटा होगा। यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा? छोटा होगा। और यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। समझ में आया क्या? तो याद रखो भाई कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आकार कैसा होगा? ट्रांसफार्मर का छोटा होगा। यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो आकार कैसा होगा? इसका बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक के? चौथा देखो भाई, क्या चौथा क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। चौथा क्या है? रेजिस्टेंस। तो याद रखना ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मर है भाई, है ना? ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के मध्य रेजिस्टेंस अनंत होता है। कैसा होता है? दोनों वाइंडिंग के मध्य रेजिस्टेंस कैसा है भाई? अनंत होता है। दोनों वाइंडिंग के मध्य रेजिस्टेंस कैसा? अनंत होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग है, दोनों कॉइल है, वो इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्टेड नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उनके मध्य रेजिस्टेंस कैसा? अनंत है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कपलिंग होती है। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेट कपलिंग होती है। क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कपलिंग होती है। मतलब इसको बोल सकते हैं अपन विद्युत चुंबकीय। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय कपलिंग होती है। समझ में आया क्या? ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के मध्य रेजिस्टेंस कैसा होता है? अनंत होता है। और ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग जुड़ी कैसी होती है भाई? उन दोनों के मध्य कपलिंग कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको बोलते हैं अपन क्या? विद्युत चुंबकीय कपलिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत चुंबकीय कपलिंग। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखो, पांचवा होता है अपने पास में क्या? वोल्ट एम्पियर। तो याद रखना भाई वोल्ट एम्पियर दोनों वाइंडिंग में वोल्ट एम्पियर का मान समान होता है। दोनों वाइंडिंग में वोल्ट एम्पियर का मान क्या होता है? समान होता है। और ये V है, मतलब ये एम्पियर, ये क्या? वोल्ट। तो अपन ने पढ़े हैं ना P बराबर V इंटू वाई, मतलब ये वोल्ट एम्पियर क्या हो गया भाई? एक प्रकार से पावर है। क्या है ये? पावर है। तो अपन बोल सकते हैं इसको पावर ही बोल सकते हैं ना।
तो पावर क्या है, दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज इम्पीडेंस समान है, इसको बोल सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है भाई क्या, स्थिर होती है। पावर ट्रांसफार्मर में कैसी होती है, पावर ट्रांसफार्मर में स्थिर होती है। कैसी होती है, स्थिर होती है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो ठीक है, और देख लेते हैं एक दो पॉइंट। अब देख लो भाई क्या, पावर फैक्टर। अब क्या है, पावर फैक्टर। याद रखना भाई, ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। मतलब ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना है, या क्या बताएगा, लोड बताएगा। तो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। मतलब ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है। तो बोलो भाई कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर नो लोड में कितना होगा। जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं है तब कितना होगा, नो लोड पर पावर फैक्टर। तो याद रखना भाई, ये एग्जाम में आता है, ट्रांसफार्मर में नो लोड पर पावर फैक्टर होता है 0.1 से 0.2 लैगिंग। कैसा होता है, 0.1 से 0.2 क्या होता है, लैगिंग होता है ट्रांसफार्मर का क्या, पावर फैक्टर। किस पर, नो लोड पर। किस पर, नो लोड पर। रेजिस्टेंस क्या है दोनों वाइंडिंग के मध्य, अनंत। दोनों वाइंडिंग जुड़ी कैसी है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेट कपलिंग है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कपलिंग। भाई का क्लास समझ में आ रहा है या तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।